नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये जो कार्यक्रम है कृषि दर्शन, ये एक माध्यम है आप तक कृषि जगत साथ ही साथ पशुपालन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने का। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि गाय के उत्पादन को बढ़ावा किस प्रकार दिया जा सकता है जिससे आपका आर्थिक विकास हो, और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में होंगे खबरें खेती की और मौसम की जानकारी। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मौसम की जानकारी से। महाराष्ट्र में गन्ने के अधिक उत्पादन में इफ्को दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा मुर्गी, मछली एवं बकरी पालन। और अधिक दूध उत्पादन के लिए सर्दियों में कैसे रखें पशु पोषण का ध्यान। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। खबरें विस्तार से। देश के गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारिता द्वारा गन्ना उत्पादन हमारे देश को महाराष्ट्र की देन है। वहीं सहकारी संस्था इफ्को भी किसानों को अधिक एवं अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत प्रदर्शन कार्यक्रम कर किसानों को प्रशिक्षित कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। किसानों की सहकारी संस्था इफ्को देश के अन्य राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी किसान गोष्ठियों के द्वारा किसानों के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी प्रशिक्षण एवं संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहा है एवं किसानों को खाद, बीज एवं कीटनाशियों के लिए भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। गन्ने के उत्पादन में नई तकनीकों का भी खेत प्रदर्शन कर लाभ पहुंचा रहा है। यहाँ पे आप गन्ने का खेत देख रहे हैं। ये गन्ना बहुत ही पारंपरिक पद्धति से यहाँ पे हो रहा है। इफ्को ने यहाँ बहुत से नए टेक्निक से किसानों को गन्ना कैसा उगाने का इसके बारे में बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रायल और प्रोग्राम लिए हैं। तो यहाँ से शुरू हमने पहले ज़मीन, किसानों की जो ज़मीन है वहाँ से माटी परीक्षण से शुरू किए। किसानों के खेत में माटी परीक्षण करके उनके खेत में क्या क्या कमियां है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश की क्या क्या कमियां है वो उनको दिखा के उस हिसाब से अभी हमने उनको पूरा रासायनिक खाद कैसे डालने का इसके बारे में बताया। शुरू में तो किसान जो पारंपरिक पद्धति से करता था, अभी हमने उनको पट्टा पद्धत बोल के गन्ने के जो 2 रो रहते हैं उसमें ज़्यादा अंतर रखने के लिए बोला है। और बाद में उसको जो 3 टिपरी बोलते हैं हमारे यहाँ, 3 आए बर्ड रहते हैं, उससे हम उनको एक बर्ड पे लाए हैं। इससे उनका टिलरिंग भी बहुत आता है और गन्ने का साइज़ भी बढ़ता है और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ता है। बाद में हम यहाँ पे माटी परीक्षण के बाद यहाँ पे किसान झिंक वगैरह यूज़ नहीं करता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गन्ने के लिए रहता है। वो भी अभी हमने यहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और इससे भी उनका उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। आजकल हमारे युवाओं का रुझान कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात गांव में ही रहकर स्थानीय व्यवसाय को अपना रहे हैं, जिससे स्वरोजगार अपनाकर वे नौकर के बजाय मालिक बन रहे हैं। वर्तमान में ग्रामीण युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ ना होकर अपनी स्वयं कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर मुर्गी, मछली, बकरी, बटेर आदि पालन करने में है। स्थानीय स्तर पर ही अपनी आजीविका पार्जन के लिए गांव मठदादू के 3 युवाओं ने मिलकर पशुपालन व्यवसाय शुरू किया। हमने ये मुर्गी वाला, बकरी, सुअर और मच्छी फार्म की ट्रेनिंग हिसार से की हुई है और हमने और खेती के साथ बाहर और कोई ना जाने की वजह से नौकरी की तलाश छोड़कर हमने ये धंधा अपनाया है। अपने सहायक धंधा खेती के साथ साथ हमने 2000 मुर्गे रखे हुए हैं देसी, और बकरियां रखी हुई हैं, बीटल नस्ल की हैं, और सूअर अभी आने बाकी हैं, शेड तैयार है, और मच्छी डाली हुई है जोड़ में। 1 किले का जोड़ है हमारे पास। हमने छोटे और बटेर रखे हैं, कुछ मतलब छोटे छोटे बटेरा भी। कई ऐसे धंधे अपनाए हैं जो खेती के सहायक धंधे हों। नौकरी की तलाश, नौकरी ना मिलने से हमने ये धंधा अपनाया है और काफ़ी लाहेवंद धंधा है।
पशुओं से सारे साल अच्छा दुग्ध या मांस उत्पादन के लिए उनके आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विशेषकर सर्दियों में इस ओर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के पशु पोषण वैज्ञानिक बकरी पालन को लेकर अनुसंधान में प्रयासरत हैं। पेश है पशु पोषण पर यह रिपोर्ट। सर्दियों में भेड़ बकरी पालकों को रहने के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए एवं उनके खान-पान संबंधी आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में हमारे संवाददाता को जानकारी दी CIRG के वरिष्ठ वैज्ञानिक पशु पोषण डॉक्टर रविंद्र कुमार ने। सर्दियों के मौसम में ठंडी होने की वजह से उनको बाहर भेजना स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं होता, इसलिए आप सर्दियों के मौसम में उनके खान पान की व्यवस्था अगर बाड़े में के अंदर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाड़े के अंदर उनको रखें और उनको सूखा चारा, अगर आपके पास सूखा चारा हो, पत्तियां हो तो वो आप खिला सकते हैं। साथ ही साथ सर्दियों में थोड़ी एनर्जी की मात्रा भी फीड में बढ़ा देनी चाहिए। उसके लिए आप उनको जौ, ज्वार, मक्का के दाने भी खिला सकते हैं। अगर साथ ही साथ अगर आपके पास कोई खली हो तो खली भी खिलाएं, जिससे उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी की जा सके। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बकरियों को पानी जो पिलाएं वो ज़्यादा ठंडा ना हो, उसकी वजह से भी उसमें समस्या पैदा हो सकती है। अगर आपके पानी थोड़ा हल्का गर्म करके पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और कम से कम 3 से 4 बार पानी पिलाएं। बकरियों के बच्चों पे भी बहुत सावधानी देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। उनको कभी भी बाहर ना भेजें और माँ का दूध ज़रूर पिलाएं। साथ ही साथ कुछ मात्रा में उनको पिसा हुआ दाना भी खिला सकते हैं और सूखा हुआ चारा अगर आपके पास हो या सूखी या हरी पत्तियां हो तो भी बकरी के बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाना चाहिए। सामान्यतः बकरी जो है अपने शारीरिक भार का 4% तक खाती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है और 4.5 से 5% तक उनका रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उसी के हिसाब से उनको दाना और चारा खिलाएं। ये सब सावधानी रखकर आप अपने बकरियों से पूरा उत्पादन ले सकते हैं। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्व राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के साथ 1 या 2 स्थानों पर कड़ाके की शीतलहर तथा मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर, पश्चिम राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा दिखाई देने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाने की अत्यधिक संभावना है। खेती की खबरों में बस इतना ही और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी खबरें खेती की और साथ ही ली मौसम की जानकारी। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, उसके दूध को अमृत माना जाता है। हमारे देश में गाय के उत्पादन को और भी बढ़ाया जा सके, उसके दूध का प्रसंस्करण कर विभिन्न उत्पादों को बनाया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दक्षिण वलय केंद्र के वैज्ञानिक लगातार शोध कार्य कर रहे हैं। आइए इसी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत को विश्व में पहले पायदान पर पहुंचाने में डेयरी वैज्ञानिकों और डेयरी किसान का योगदान अभूतपूर्व रहा है। देश में पहली बार डेयरी और पशुपालन को केंद्र में रखकर बेंगलोर में सन 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की स्थापना की गई। फिर 1955 में इस संस्थान के मुख्यालय को हरियाणा के करनाल हस्तांतरित कर दिया गया और नया नाम दिया गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI, और बेंगलोर में स्थित NDRI बन गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दक्षिणी परिसर। NDRI दक्षिणी परिसर ने डेयरी के विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1923 से देश सेवा में योगदान दे रहे इस संस्थान के वैज्ञानिकों और डेयरी किसानों की मेहनत से आज दक्षिणी राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उत्तम नस्लें विकसित की गई हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की उपलब्धता बढ़ी है और किसानों की आमदनी में भी बढ़िया इजाफा हुआ है। बेंगलोर में स्थित इस संस्थान में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए थे और यहाँ जारी वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग पद्धति से बेहद प्रभावित हुए। संस्थान के रजिस्टर में गांधी जी ने अपने को पोरबंदर का किसान लिखा था। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च, संशोधन, एजुकेशन और एक्सटेंशन काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास 240 गाय है, इसमें डियोनी ब्रीड का गाय है, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादा मिलता है। हमारे पास मलनाड गिड्डा, वो कोस्टल कर्नाटका और मलनाड कर्नाटका रीजन में छोटा वैरायटी का गाय है, वो है। और हमारा पास मिश्र ब्रीड, क्रॉस ब्रीड कैटल भी है हमारा पास। उसके साथ हम गाय के उत्पादन को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और प्रोसेसिंग में कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और विस्तरण विभाग में भी हमारा काम चल रहा है। हमारा इंस्टीट्यूट में 1923 में स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूट है। जुलाई 16, 1923 में ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है। इधर हमारे सौभाग्य है, महात्मा गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी भी इधर ट्रेनिंग के लिए और साइंटिफिक अध्ययन के लिए डेयरी के ऊपर गाय को कैसे पालन करना है उसको जानकारी लेने के लिए 1927 में 15 दिन शाम को डेली आए थे। 1927 में उन्होंने 19 जुलाई 1927 में जाने का टाइम में हमारा विजिटर्स बुक में इधर का प्रमुख विलियम स्मिथ ने लिखा था, बैरिस्टर फ्रॉम साबरमती BA LLB। उन्होंने महात्मा गांधी जी ने उसको काट के फार्मर फ्रॉम साबरमती लिख के साइन किया है। ये हमारा सौभाग्य है। ये इस इंस्टीट्यूट
पहला इंस्टीट्यूट है डेयरी संशोधन और डेयरी एजुकेशन के लिए 1923 में शुरू हुआ है। उसके बाद 1955 में ये इंस्टीट्यूट को दक्षिण वलय केंद्र बना के उसका मुख्य केंद्र NDRI करनाल हरियाणा में है, उधर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद ये संस्था रीजनल स्टेशन बन गया है। उसके बाद भी हम बहुत संशोधन में कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट्स है, लास्ट ईयर में हमारा इस संस्था से 21 स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया है और 17 मास्टर डिग्री किया है और 9 PhD भी इस संस्थे से, इधर से बेंगलुरु कैंपस से किया है। और हमारा कैंपस करनाल में भी है, उसके साथ साथ कल्याणी में भी है। हमारा मुख्य केंद्र NDRI करनाल हरियाणा राज्य में है, हमारा दक्षिण वलय केंद्र है। इधर हम गाय का कैसे पालन करना है और गाय का उत्पादन कैसे बढ़ाना है, उससे मिल रहा है दूध होगा और गोबर होगा, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी संशोधन कर रहे हैं। उसके साथ साथ फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग की भी कर रहे हैं। हम स्किल डेवलपमेंट के लिए फार्मर्स का स्किल बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारा पास जामुन मिक्स होगा, दूसरा और दक्षिण भारत का अनेक स्वीट्स के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है। उड़ीसा का पोडो हमारा पास है, उसको भी हम बेचते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग भी हम कर रहे हैं। इसी तरह गाय से क्या क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, गाय से हम हमारा फार्मर्स रईत लोग कैसे लाभ पा सकता है, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं। अनुसंधान और संशोधन का काम भी हमारा इंस्टीट्यूट में हो रहा है। भारतीय जलवायु के अनुसार ढली हमारी देसी नस्लों में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आनुवांशिकीय सुधार और दूध के विभिन्न उत्पादों के साथ NDRI दक्षिण परिसर दूध संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट को उपचारित करने की सस्ती और टिकाऊ तकनीकें विकसित करके पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये संस्थान पूरे दक्षिण भारत में डेयरी किसानों को सक्षम बनाने के साथ साथ देश की उन्नति में अहम योगदान दे रहा है। देश और डेयरी किसानों की उम्मीदों को पूरा करने में NDRI दक्षिणी परिसर कामयाब रहा है और आगे भी रहेगा। हमारी संस्थान में डेयरी विषय पे काफ़ी संशोधन किया जा रहा है, जहां ना कि हमारे संस्थागत प्रोजेक्ट्स बल्कि विभिन्न स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग देशी नस्लों विशेषता मलनाड गिड्डा, हल्लीकर और देवनी पर काफ़ी रिसर्च अनुमानित है, जिसमें हम लोग पाएंगे कि उनकी क्या खूबियाँ है, जो क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं, वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उनमें वो कैसे टिक पाएंगे, और उनके जो कुछ खासियत है उनका हम संशोधन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान में और एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग कहते हैं नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। इसके तहत भी हमने देवनी जो नस्ल है उसके ऊपर विशेष संशोधन किया है, जिसके तहत हमने पाया है कि ये जो नस्ल है काफ़ी मजबूत है और आगे आने वाले दिनों में ये जो नस्ल है उस पर कुछ खासा असर नहीं होगा, अपितु हमें उसके जो प्रबंधन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने एक थनेला नाम का एक जो बीमारी होती है जिसमें काऊ का अडर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जिसके दूध की गुणवत्ता ख़राब होती है, क्वालिटी ख़राब होती है, उसके ऊपर भी काफ़ी एक नाबार्ड एजेंसी द्वारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था, उस पर भी काफ़ी हमने संशोधन किया है और उसका हमने काफ़ी प्रसार भी किया है। और हमने डेयरी फार्मर्स है उनको भी हमने इसका मस्टैटिस नाम की जो बीमारी है थनेला जिसको बोलते हैं, उसका कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए उसके ऊपर काफ़ी उनको हमने ट्रेनिंग्स दिया है और जिसका वो फ़ायदा ले रहे हैं। हमने इसमें KMF का भी सहयोग लिया है और ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके। इसके अलावा हमारी संस्थान कर्नाटक लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है, जिसमें करीबन हम लोग को 90 लाख का अनुदान मिला है और वो मुख्यतः मलनाड गिड्डा नस्ल के ऊपर था
और इसी प्रोजेक्ट के तहत हमारे जो संस्थान के अभी प्रमुख है डॉक्टर के पी रमाशा के मार्गदर्शन में प्रयोग को हमने यहाँ संपन्न किया है। और जो मलनाड गिड्डा नस्ल जो पहले रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं थी, उस ब्रीड को रजिस्टर कर दिया गया है NBAGR द्वारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स द्वारा, और जिससे अभी इस ब्रीड के जो पालक हैं इनको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। और रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि हमने इसमें देखा कि उसके जो विशेष तत्व है दूध में, उसके जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, उसके ऊपर भी खासा संशोधन किया है और इसका काफ़ी प्रचार किया जा रहा है। और हमने इस ब्रीड के कुछ जो मेल काउस को यहाँ ला के उनको ट्रेन करके उनका जो वीर्य है उसका कलेक्शन करके और उसका फ्रीजिंग करके हमने करीबन 10,000 उसके डोजेस, हम लोग एयर डोजेस कहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसका अभी फील्ड कंडीशन के अंदर जो जिनके पास से मलनाड गिड्डा गाय है उनका उसका वीर्य उपलब्ध किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि ये जो उच्ची जिसका जो पेडिग्री हम कहते हैं, उच्च गुणवत्ता के जो हमारे बुल्स थे उनका उपयोग करके मलनाड गिड्डा का जो दूध उत्पादन ज़रूर उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि इससे मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी सुधार आएगा। एड्रेस है, पता है, ऐसा है, हमारा इसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं और इसका सदर्न रीजनल स्टेशन भी बोला जाता है। ये बेंगलुरु सिटी का आडुगुडी में, ये आडुगुडी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से केवल 8 किलोमीटर में है और बस स्टैंड से भी 8 किलोमीटर में है और एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर पे है। यहाँ आप लोग आके इसको हमको लिख सकता है, हम जवाब देंगे। फ़ोन नंबर चाहिए तो इसको 08025711119 और एक फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ कि वो 08025710661 है। यहाँ आप फ़ोन भी कर सकते हैं, चाहे तो ईमेल भी भेज सकता है और नहीं तो आप फैक्स भी दे सकता है। ये सब करके किसी माध्यम से हम लोग कांटेक्ट कर सकता है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर।
किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, आप उनसे अवश्य ही लाभान्वित होंगे और आपको ये हमारा कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।